कि सीआईए का खास एजेंट भारत में तख्ता पलट की कर रहा था तैयारी, म्यांमार बॉर्डर से पकड़ा गया तो खुला भारत के खिलाफ साजिश का राज। यूक्रेन से आए थे 6 धुरंधर सेना के रिटायर्ड जवान, भारत को वेनेजुएला बनाने की थी तैयारी। बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका की तरह तख्ता पलट की थी तैयारी। आतंकियों के ट्रेनिंग कैंप में छिपने का था प्लान। म्यांमार के रास्ते नॉर्थ ईस्ट से शुरू होता विद्रोह, एन वक्त पर भारतीय एजेंसियों ने साजिश किया नाकाम। सोचिए, अगर एक दिन वेनेजुएला की तरह भारत की सड़कों पर अचानक विदेशी सैनिक दिखने लगते। सोचिए, अगर हमारे बड़े नेताओं पर हमला करने की साजिश रची जाए, क्या होगा अगर श्रीलंका और बांग्लादेश की तरह भारत में भी रातों रात तख्ता पलट के लिए खूनी हिंसा भड़क उठे। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि भारत में ठीक ऐसी ही तैयारी चल रही थी। इसे कहते हैं कोवर्ट ऑपरेशन। 16 मार्च 2026 को भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने ऐसी एक बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए ने दिल्ली, कोलकाता और लखनऊ से 7 विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। इनमें 6 नागरिक यूक्रेन के हैं और एक अमेरिकी नागरिक है। इस अमेरिकी नागरिक का नाम है मैथ्यू वैन डाइक। ये कोई साधारण विदेशी पर्यटक नहीं था, बल्कि पर्यटक बनकर भारत आने वाला एक खूंखार अपराधी था, या यूं कह लीजिए कि सीआईए का पक्का एजेंट। ये खतरनाक अमेरिकी सैनिक यानी मर्सिनरी है। मैथ्यू वैन डाइक का इतिहास खून और साजिशों से भरा हुआ है। इसने दुनिया भर में अमेरिका के इशारे पर और सीआईए के इशारे पर प्रॉक्सी वॉर यानी छद्म युद्ध लड़े हैं। इसने सन्स ऑफ लिबर्टी नाम की एक प्राइवेट मिलिट्री कंपनी बनाई है। यह कंपनी लीबिया, अफगानिस्तान, वेनेजुएला और यूक्रेन जैसे देशों में अशांति फैलाने का काम कर चुकी है। अब इस शिकारी की नजर भारत पर थी। एनआईए की जांच में खुलासा हुआ है कि ये लोग भारत के रास्ते म्यांमार जाकर वहां के विद्रोहियों को ट्रेनिंग दे रहे थे। ये विद्रोही भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में सक्रिय आतंकी गुटों के साथ जुड़े थे। मतलब साफ है कि मैथ्यू और उसके साथी भारत के खिलाफ एक बड़ा युद्ध छेड़ने की तैयारी में थे। ये लोग टूरिस्ट वीजा के नाम पर भारत आए और बिना किसी परमिट के मिजोरम के प्रतिबंधित इलाकों में घुस गए। वहां से इन्होंने अवैध तरीके से सीमा पार की और आतंकियों को ड्रोन चलाने और हथियारों की ट्रेनिंग देने लगे। अब सवाल यह है कि ये कोवर्ट ऑपरेशन आखिर होता क्या है जो ये लोग भारत में चलाने वाले थे। कोवर्ट ऑपरेशन का मतलब एक ऐसी गुप्त सैन्य या राजनीतिक कार्रवाई जिसकी जिम्मेदारी कोई देश खुले तौर पर नहीं लेता। दुनिया में तख्ता पलट करने के लिए इस शब्द का इस्तेमाल सबसे ज्यादा किया जाता है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी सीआईए को इस काम में महारत हासिल है। कोवर्ट ऑपरेशन के जरिए अमेरिका ने ईरान में 1953 में लोकतांत्रिक सरकार को गिरा दिया था। 1954 में ग्वाटेमाला में भी यही खेल खेला गया। 1961 में क्यूबा के फिदेल कास्त्रो को हटाने के लिए बे ऑफ पिक्स जैसा नाकाम और खूनी ऑपरेशन चलाया गया था। हाल के सालों में वेनेजुएला में निकोलस मादुरो की सरकार को गिराने के लिए भी कोवर्ट ऑपरेशन का सहारा लिया गया। इसमें भी इसी मैथ्यू वैन डाइक का नाम सामने आया। मैथ्यू वैन डाइक जैसे लोग इन ऑपरेशन के प्यादे होते हैं। यह आदमी खुद को एक पत्रकार और फ्रीडम फाइटर बताता है, लेकिन असल में ये एक प्रोफेशनल किलर और साजिश करता है। 2011 में यह लीबिया में मोअम्मर गद्दाफी के खिलाफ लड़ चुका था। वहां इसे गिरफ्तार किया गया और 8 महीने की जेल भी हुई थी। यह अपनी जेल की कहानी को वॉर ड्रामा बताकर दुनिया को गुमराह करता आया है। इसका कोई भी मिलिट्री बैकग्राउंड नहीं है, क्योंकि अमेरिका को हमेशा शक है कि अगर इसका मिलिट्री बैकग्राउंड सामने आ गया तो दुनिया अमेरिका की हकीकत जान जाएगी। लेकिन यह हथियारों और ड्रोन तकनीक का एक्सपर्ट बन गया है। 2022 में रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू होते ही यह वहां पहुंच गया था। इसने अमेरिका के इशारे पर यूक्रेनी सेना को ड्रोन और एंटी ड्रोन तकनीक की ट्रेनिंग दी थी। मई 2024 में इसने खुलेआम पेंटागन के अधिकारियों से मुलाकात की और यूक्रेन के लिए समर्थन मांगा था। यह आदमी सरेआम कहता है कि इसका टारगेट रूस और ईरान को बर्बाद कर देना है। अब इसका अगला लक्ष्य भारत था। भारत में इसकी गिरफ्तारी कोई मामूली घटना मत समझिए। एनआईए को शक है कि ये लोग भारत में मोदी सरकार के खिलाफ तख्ता पलट की पूरी जमीन तैयार कर चुके थे। जिस तरह बांग्लादेश में अचानक विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ और सरकार गिर गई, वैसे ही योजना भारत के लिए भी क्या इन्होंने बना ली थी और इसका एपिक सेंटर बनता नॉर्थ ईस्ट। मैथ्यू भारत सरकार के कई मंत्रियों के प्रोफाइल को फॉलो कर रहा था। कुछ जानकारी उनके एक्स हैंडल से निकालता था। जैसा कि आप इस तस्वीर में देख रहे हैं, भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को भी वो फॉलो करता था। क्या ये महज इत्तेफाक है कि ये लोग मिजोरम और म्यांमार की सीमा पर एक्टिव थे? मणिपुर के हालात कैसे हैं पूरा देश जानता है। वहां के आतंकी गुट भारत में अस्थिरता पैदा करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। मैथ्यू और उसके साथियों ने यूरोप से भारी मात्रा में आधुनिक ड्रोन भारत भी मंगवाए थे। इन ड्रोन्स का इस्तेमाल जासूसी और हमलों के लिए किया जाना था। एनआईए की पूछताछ में पता चला है कि ये लोग सीधे तौर पर उन आतंकियों के संपर्क में थे जो AK-47 जैसे घातक हथियारों से लैस है। हाल ही में भारत की सीमा के आसपास स्टारलिंक के सैटेलाइट इंटरनेट के डिवाइसेस मिले थे। कहा जाता है कि वो डिवाइसेस भी इन्हीं लोगों ने मंगवाए थे। ये भारत के
के खिलाफ एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश कर रहे थे। भारत जिस तरह दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकॉनमी बनने की तरफ आगे बढ़ रहा है, उससे कई ताकतें डरी हुई हैं। वो नहीं चाहते कि भारत एक शक्तिशाली राष्ट्र बने, इसलिए मैथ्यू वैन डाइक जैसे शिकारियों को भारत भेजा जाता है। इन लोगों का मकसद भारत के नॉर्थ ईस्ट में हिंसा भड़काना और फिर उसे पूरे देश में फैलाना था। जब देश में हिंसा और आगजनी होगी, तभी तो बाहरी ताकतों को हस्तक्षेप करने का मौका मिलेगा। ये पूरी तरह से एक वेल प्लान्ड साजिश है, जिसे दिल्ली, लखनऊ और कोलकाता ने इस समय रहते पकड़ लिया था। मैथ्यू अकेला भारत नहीं आया था, उसके साथ 6 यूक्रेनियन नागरिक भी पकड़े गए। इनके नाम है होर्बा पेट्रो, स्लेविक तारास, इवान स्टेफनको, होनचारुक मैक्सिम और कामिंस्की विक्टर। ये सभी युद्ध के मैदान के माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं। ये लोग गुवाहाटी पहुंचे और वहां से मिजोरम चले गए। बिना किसी सुरक्षा क्लियरेंस के इन लोगों का संवेदनशील इलाकों में जाना देश की सुरक्षा में एक बड़ी सेंध लगाने की कोशिश जैसी थी। ये लोग वहां क्या कर रहे थे? क्या ये लोग हमारे देश के आंतरिक मामलों में दखल दे रहे थे? क्या ये लोग हमारे स्थानीय गुटों को भड़काकर देश के खिलाफ खड़ा कर रहे थे? अब इन सारी बिंदुओं पर पुलिस जांच कर रही है और देश की सुरक्षा एजेंसियां भी। इस गिरफ्तारी के बाद यूक्रेन की सरकार बौखला गई है। वहां का दूतावास इन लोगों से मिलने की जिद कर रहा है, लेकिन भारत की एनआईए ने साफ कर दिया कि यह देश की सुरक्षा का मामला है, इसलिए काउंसलर एक्सेस अभी नहीं दी जाएगी। इन लोगों पर यूएपीए यानी गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। यह कानून आतंकियों और देशद्रोहियों के लिए ही बनाया गया है। मैथ्यू वैन डाइक और उसके साथियों की हिरासत 27 मार्च तक बढ़ा दी गई है। जांच एजेंसियां अब यह पता लगा रही कि इनका असली हैंडलर कौन है, इनको फंडिंग कहां से मिल रही थी, किसके इशारे पर यह भारत में तख्ता पलट की तैयारी कर रहे थे। कोवर्ट ऑपरेशंस का इतिहास बताता है कि हमेशा स्थानीय लोगों की मदद से ही शुरू किए जाते हैं। पहले माहौल खराब किया जाता है, फिर अफवाहें फैलाई जाती हैं और इसके बाद छोटे छोटे गुटों को हथियार दिए जाते हैं और अंत में एक बड़ी हिंसा के साथ सरकार पर हमला बोला जाता है। श्रीलंका में जो हुआ और बांग्लादेश में जो हो रहा है, वो सब इसी का हिस्सा है। भारत में भी किसान आंदोलन और सीएए कानून के नाम पर जो विरोध प्रदर्शन हुए थे, उनमें भी विदेशी फंडिंग के संकेत मिले थे। क्या मैथ्यू वैन डाइक जैसे लोग उन्हीं प्रदर्शनों को खूनी हिंसा में बदलने आए थे? हमें यह समझना होगा कि युद्ध अब केवल सीमाओं पर नहीं लड़े जाते, अब युद्ध शहरों के बीच, इंटरनेट पर और कोवर्ट ऑपरेशंस के जरिए लड़े जाते हैं। मैथ्यू वैन डाइक ऑनलाइन बैठकर युद्ध की वकालत करता है, वो शांति वार्ताओं का विरोध करता है। वो एक ऐसा चेहरा है जो केवल विनाश चाहता है। भारत की धरती पर ऐसे लोगों का कदम रखना ही एक खतरे की घंटी है। हमारी सरकार और सुरक्षा एजेंसियां इस बार बहुत मुस्तैद थी, इसलिए उन्होंने इस अंतर्राष्ट्रीय मॉड्यूल को समय रहते तोड़ दिया।